देखो, आज हम स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है ना। तो पहले तो टॉपिक का नाम आ जाएगा स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। अब देखो, इसके शब्द विशेष से ही हमारे को पता चल रहा है कि ये किसके बारे में कहना चाह रहा है। जैसे स्थानिक यानी किसी स्थान विशेष के बारे में अगर हम सूचना प्राप्त करते हैं, उस सूचना प्राप्त करने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं उसको ही स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए या सूचना का संग्रहण करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में इसमें और भी अन्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे सूचना का संग्रहण करना, संग्रहण करने के बाद में उसका भंडारण करना, भंडारण करने के बाद में उसका प्रदर्शन करना, उसके बाद में उसका प्रबंधन करना और उसके बाद में एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जिस प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करते हैं उसको ही स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है ना। तो इन प्रक्रियाओं का संबंध सीधा सीधा किससे हो गया? स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी से हो गया। तो इसमें देखो कौन कौन सी हम इसमें प्रक्रियाएं शामिल करते हैं। पहले तो ले लो संग्रहण। संग्रहण के बाद में भंडारण आ जाएगा, फिर उसके बाद में प्रदर्शन आ जाएगा, प्रदर्शन के बाद में प्रबंधन आ जाएगा। ठीक है। और प्रबंधन के बाद में आ जाएगा इसका विश्लेषण। ये थोड़े शब्द याद कर लिया करो इनको कि पांचों की पांचों चीजें इसमें सम्मिलित है। इन पांचों का किसके साथ में संबंध है? स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के साथ में संबंध है। ठीक है ना। उसके बाद में स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी के जो मुख्य घटक है वो कितने हैं? 5। कौन कौन सा है? एक तो रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन, उसके बाद में जीपीएस, जीआईएस, एक अंकीय मानचित्र कला और उसके बाद में है सूचना आधार प्रबंध प्रणालियाँ। ये इसके 5 है वो मुख्य घटक है। तो हम कह सकते हैं एसआईटी के मुख्य घटक। ठीक है ना। एक है सुदूर संवेदन, ठीक है। दूसरा है जीपीएस, तीसरा है इसका जीआईएस, चौथा है आंकिक मानचित्र कला और पांचवा है इसका सूचना आधार प्रबंध प्रणाली या प्रणालियां कह दो, एक ही बात। ठीक है ना। ये इसके 5 मुख्य घटक है। इन 5 मुख्य घटकों में से आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सुदूर संवेदन के बारे में पढ़ेंगे। सुदूर संवेदन के बारे में। यानी रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। रिमोट सेंसिंग शब्द का जो विकास है या इसका जो प्रयोग है वो सबसे पहले कह दो, या इसका विकास के बारे में कह दो, एक ही बात है। 1960 में अमेरिका का एक भूगोलवेत्ता था, एल्विन लॉर्ड प्रूइट ने किया था। किसने करा था? एल्विन लॉर्ड प्रूइट ने इस शब्द का प्रयोग करा था।
कहाँ का था ये? यूएसए का था। और कब करा था? 1960 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में अगर हम इस रिमोट सेंसिंग का शाब्दिक अर्थ देखें कि होता क्या है रिमोट सेंसिंग, तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि बिना भौतिक संपर्क किए हुए किसी स्थान की वस्तु या उसके बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको हम सीधे सीधे शब्दों में क्या कर सकते हैं? रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि बिना भौतिक संपर्क किए, बिना छुए हुए उसको, बिना स्पर्श किए हुए उसको, उसके बारे में सूचना प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ठीक है ना, रह जाएगा ना याद? अब देखो, इसमें हम टोटल 8 अवस्थाएं काम में लेते हैं। या तो उनको अवस्था नाम दे दो या फिर उनको प्रक्रिया नाम दे दो, प्रक्रियाएं कह दो। इन 8 प्रक्रियाओं में 1 से 5 तक की जो प्रक्रिया होती है वो तो आंकड़े अर्जित करने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टेप चलते हैं। एक तो आंकड़ों को अर्जित करना और उसके बाद में उनका एनालिसिस करना। बाकी जो 6 से 8 तक की जो प्रक्रियाएं रहेगी ना, इसमें तो हम क्या करेंगे? आंकड़ों को अर्जित करेंगे यानी प्राप्त करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब जाकर के ये हमारी जो प्रक्रिया है वो सुदूर संवेदन की कंप्लीट होगी। अब एक एक करके देखते हैं कि वो 8 प्रक्रियाएं हैं कौन कौन सी। सुदूर संवेदन की या तो अवस्था कह दो इनको, या फिर प्रक्रियाएं कह दो। कितनी है इसमें? टोटल 8 प्रक्रियाएं हैं। सबसे जो पहली प्रक्रिया है वो है ऊर्जा का स्रोत। दूसरी जो प्रक्रिया है इसकी या अवस्था है ऊर्जा का संचरण। तीसरी प्रक्रिया है पृथ्वी के धरातल के साथ, पृथ्वी के धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया करना, अन्योन्य क्रिया करना। यहाँ अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन करना, इंटरेक्शन करना। ठीक है ना? चौथी हो जाती है जब इंटरेक्शन करेंगे तो उसके बाद में जो ऊर्जा क्या करेगी, या तो परावर्तित होगी या उत्सर्जित होगी। तो इसमें जो चौथी प्रक्रिया होगी वो होगी, या तो इसको कह देंगे हम परावर्तित ऑब्लिक उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में क्या हो जाता है? उसका परिवर्धन हो जाता है। परिवर्धन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन। ठीक है? उसके बाद में जो इसकी जो 5वीं प्रक्रिया है वो है, या तो संवेदक कह दो या सेंसर कह दो, एक ही बात है। संवेदक के माध्यम से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अभिसूचन हो जाएगा। तो इसमें परावर्तित ऑब्लिक उत्सर्जित ऊर्जा का क्या हो जाएगा? अभिसूचन। अभिसूचन का मतलब है उसको क्या करेंगे? डिटेक्शन करेंगे, डिटेक्शन करेंगे। ठीक है? उसके बाद में जो छठी है, छठी में क्या प्रक्रिया में क्या होता है? प्राप्त ऊर्जा का
या तो फोटोग्राफी के रूप में या आंकिक आंकड़ों के रूप में क्या करेंगे, उसका अभिसारण करेंगे, कन्वर्जन करेंगे उसमें। तो प्राप्त ऊर्जा का या तो फोटोग्राफ के रूप में, या तो फोटोग्राफ के रूप में, या फिर आंकिक आंकड़ों के रूप में, यानी डिजिटल नंबर के रूप में, आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसारण करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में जो इसकी सातवीं प्रक्रिया रहेगी, भाई हमने आंकड़ों का अभिसारण कर लिया, इसका मतलब आंकड़े हमारे को प्राप्त हो गए, तो हम इन प्राप्त किए आंकड़ों को क्या कह सकते हैं, आंकड़ों का उत्पाद। ठीक है ना। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, आंकड़ा उत्पाद का विषयानुसार क्या करेंगे, उनको निकालना, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इनकी जो विषयानुसार जो सूचना या आंकड़े हैं उनको निकालना। ठीक है ना। उसके बाद में जो इसकी आठवीं प्रक्रिया है, जब हमने आंकड़े विषयानुसार निकाल लिए हैं, तो या तो उनको मानचित्र के रूप में या फिर उनको सारणी के रूप में, तो या तो उनका क्या करेंगे, हम मानचित्र बनाएंगे, और या फिर उनका सारणी के रूप में उपयोग करेंगे। मानचित्र या सारणी के रूप में क्या कर देंगे, उनका अभिसारण कर देंगे, कन्वर्जन कर देंगे, और फिर हमारा जो डेटा है पूर्णतः तैयार हो जाएगा। और लास्ट में फिर क्या करेगा, जो यूजर है, उपयोग करता है, वो उसका क्या कर लेगा, उपयोग कर लेगा। ठीक है ना। तो ये 8 प्रक्रियाएं हैं सुदूर संवेदन में। अब इसको एक मानचित्र के माध्यम से और देख लेते हैं कि किस हिसाब से ये जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा हमारे को कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। ठीक है ना। ये ऊर्जा का जैसे स्रोत हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो इसकी अवस्था है वो फर्स्ट रहेगी। ये ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। फिर जैसे जैसे ये ऊर्जा संचरण होगा इसका, तो ये सीधी की सीधी कहाँ पर आएगी, धरातल पर आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका संचरण होगा, जो कि हमारी जो स्टेप की है दूसरी की बात कर रहा है कि ऊर्जा का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। और इसमें किस प्रकार की, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इनका संचरण होता है। ठीक है ना। संचरण जैसे ही होगा उसके बाद में ये यहाँ क्या करेगी, अन्योन्य क्रिया करेगी। अन्योन्य क्रिया में जैसे या तो इनका अवशोषण हो जाएगा, या उनका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो जाएगा, या फिर उनका उत्सर्जन हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, या पारगमन हो जाएगी। ठीक है ना। ये चार पांच जो क्रियाएं हैं वो अन्योन्य क्रियाओं के रूप में यहाँ करेगी। ठीक है। उसके बाद में चलो ये सारी जैसे स्कैटरिंग के रूप में खर्च हो गई या ऑब्जर्व हो गई, अवशोषण हो गया उनका, लेकिन जो इसमें परावर्तन की जो प्रक्रिया है उसका मतलब है वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट के रूप में वापस से धरातल से निकलेगी। तो यहाँ ये रिफ्लेक्ट के रूप में निकलेगी। ठीक है। और निकल करके जाएगी कहाँ, वायुमंडल में परावर्तन होगा। क्या होगा इसका, वायुमंडल में परावर्तन होगा। अब यहाँ भी खर्च हो रही है, तो ये तो है नहीं कि सारी की सारी ऊर्जा वापस वायुमंडल में चली जाएगी और सेंसर इनको उपयोग में ले लेगा, नहीं। यहाँ भी ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद में कुछ ऊर्जा स्कैटरिंग में चली जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। उसके बाद में जो बची हुई ऊर्जा है उसका क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। तो इसमें भी 3 स्टेप होता है, अवशोषण भी होता है यहाँ, उसका प्रकीर्णन भी होता है, और उसका संचरण भी होता है। ठीक है ना। जो संचरण ऊर्जा है वो फिर कहाँ जाएगी, सेंसर के पास में। और सेंसर कहाँ लगे होते हैं, उपग्रह में। ठीक है ना। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। जब ये ऊर्जा संचलन करते हुए यहाँ जाएगी, सेंसर के पास में जाएगी, तो सेंसर क्या करेगा,
संवेदक के माध्यम से इस परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का क्या करेगा, डिटेक्शन करेगा, उसका अभिसूचन करेगा। ठीक है ना। अभिसूचन करने के बाद में वो क्या करेगा, छठा बिंदु, फिर क्या करेगा, वो उसका अभिसारण करेगा। किसके रूप में, या तो फोटोग्राफी के रूप में और या फिर आंकिक आंकड़ों के रूप में। ठीक है। अभिसारण करने के बाद में जो इसका जो आगे का जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, आंकड़ा उत्पाद का। जैसे हमारे पास आंकड़े उत्पाद हो गए, हमने आंकड़े बना लिए और फिर विषय के अनुसार उन आंकड़ों को निकाल लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से आंकड़े। जैसे आप अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात कर रहे हो तो सूखाग्रस्त वाले आंकड़े ले लो, अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की बात कर रहे हो तो बाढ़ग्रस्त वाले ले लो, वन उत्पादन से संबंधित है तो वो आंकड़े ले लो। ठीक है, आंकड़ा उत्पाद हो गया, विषय अनुसार उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में जो आठवां होता है प्रोसेसिंग का पार्ट, फिर उसका क्या कर लेंगे, या तो हम मानचित्र तैयार कर लेंगे उन आंकड़ों से या फिर उनकी एक सारणी तैयार कर लेंगे। देखते हैं ना हम, इस सोर्स के आधार पर, ये सुदूर संवेदन के आधार पर वन के आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो वो इस प्रोसेसिंग से होता है और लास्ट में फिर उपयोगकर्ता उनका उपयोग कर लेता है। ठीक है। तो ये जो 8 स्टेप हो रहे हैं रिमोट सेंसिंग में, ये स्टेप बाय स्टेप इनको याद कर लेना ताकि थोड़ा सा कंटेंट आराम से अच्छे से याद हो जाए आपको। आज 30 ज़्यादा लाग रही का चक्कर है। ठीक है ना। उसके बाद वाला पार्ट देखो आप, जब हमने इसकी प्रोसेसिंग समझ ली, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग, तो उसमें हमने पहले भी बात करी थी कि इस प्रोसेसिंग या अवस्थाओं में से 1 से 5 तक की जो अवस्थाएं होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आंकड़ा प्राप्त करते हैं। ठीक है। आंकड़ा प्राप्त करने के बाद में एनालिसिस का काम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 6 से 8 तक के बीच में। तो ये थोड़ी सी याद कर लेना आप। अब इनकी अवस्थाएं पढ़ते हैं। सबसे जो पहली अवस्था थी, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का जो स्रोत है वो आप सबको पता है, मुख्यतः ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य ही होता है। और सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, प्राकृतिक प्राप्त होगी। ठीक है ना। और सूर्य अपनी ऊर्जा कैसे करता है, स्व उत्सर्जित करता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस रिमोट सेंसिंग में सिर्फ प्राकृतिक ऊर्जा ही काम में लेंगे, इसके अलावा भी हम इसमें कृत्रिम ऊर्जा भी काम में लेते हैं। जैसे मानव निर्मित जो ऊर्जा होती है वो किस में काउंट होती है, कृत्रिम ऊर्जा में। तो उस ऊर्जा का भी यहाँ प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का उपयोग होता है रिमोट सेंसिंग में। और अगर कृत्रिम ऊर्जा को अगर हम समझे कि कैसे यूज होता है, तो एक तो जैसे रडार ले लो, या फिर उसमें एक जो फ्लैश गन में जो ऊर्जा प्रतिबिंब होता है ना, उसमें भी जो ऊर्जा काम में ली जाती है वो भी किस प्रकार की होती है, कृत्रिम प्रकार की होती है। तो इसमें दोनों ऊर्जाएं सम्मिलित की जाती है। तो ये हो गए हमारे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बाद में जो दूसरा बिंदु था या दूसरी जो अवस्था थी वो थी हमारी ऊर्जा का संचरण। ऊर्जा का संचरण, जब स्व उत्सर्जित ऊर्जा वहाँ से सूर्य से निकलती है तो उसका संचरण होते हुए वायुमंडल में पृथ्वी की धरातल पर पहुँचती है वो। तो ये संचरण किस रूप में होता है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। और इसमें जो इनकी विकिरणों की जो तरंग दे दिया जाता है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो इसमें एक बात और है कि जिस तरंग दे देता, जिस तरंग की या विकिरण की तरंग दे देता क्या होगी, कम होगी, उसकी भेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिसकी तरंग दे देता ज़्यादा होगी उसकी भेदन क्षमता कम होगी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं कि किस प्रकार ये रहता है एक चार्ट के रूप में। ठीक है ना। ये हमारी क्या है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है किसी विकिरण का या तरंग का। और ये नीचे वाला ले लो इनकी भेदन क्षमता का। ठीक है। जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ जैसे अगर हम गामा से शुरुआत मानते हैं इसकी, और फिर ये जाती है कहाँ तक, लास्ट में रेडियो तक। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर इनकी वेवलेंथ कम होती है गामा की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो की। ठीक है ना। और इसमें देख लो आप इनकी भेदन क्षमता का, यहाँ भी जो गामा की मान लो भेदन क्षमता ये, और ये मान लो रेडियो की। तो
इसमें जब हमने पढ़ा था कि जिसकी तरंग दैर्घ्यता क्या होती है, कम होती है, उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो गामा की तरंग दैर्घ्यता कम है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर इसकी तरंग दैर्घ्यता ज़्यादा है रेडियो की, तो इसकी भेदन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब आ गया वो, जब हम ऊर्जा के संचरण की बात करते हैं तो उसमें एक विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम प्रदेश है उसका जिक्र होता है, और उसमें कौन कौन सी तरंग प्रदेश होते हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, और वेवलेंथ के साथ में उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश के साथ में इनकी जो तरंगे हैं उनका अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकीय, कई जगह स्पेक्ट्रल कर लो इसको, कई जगह स्पेक्ट्रम लिखा होता है, कई जगह स्पेक्ट्रल लिखा होता है। ठीक है, प्रदेश। तो इन प्रदेशों, स्पेक्ट्रल प्रदेशों का जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसमें 3 कॉलम बना लेंगे। एक तो हो जाएगा इसका स्पेक्ट्रल प्रदेश कौन सा है, ताकि थोड़ा कंपेयरिंग स्टडी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में उसकी तरंग दैर्घ्यता कितनी है, वेवलेंथ कितनी है उस प्रदेश की, और उसके बाद में उसके लक्षण क्या है। ठीक है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल प्रदेशों में, तो सबसे जिसकी कम वेवलेंथ होती है उसका जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की, गामा किरण की। ठीक है ना। कितनी होती है इसकी, 0.03 nm का मतलब नैनोमीटर। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ होती है। इसके लक्षणों की बात करें तो एक तो लक्षण इसका यही हो जाएगा कि इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्यता कम होती है। तरंग दैर्घ्यता कम होती है तो इसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अंडरस्टूड है ये बात। उसके बाद में इसकी अगर वेवलेंथ कम है तो ये वायुमंडल के द्वारा जो ऊपरी भाग होता है वहीं उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। इसका मतलब ये धरातल पे नहीं आएगी, और धरातल पे अगर ये नहीं आएगी तो सुदूर संवेदन में कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी अवस्था में कि अन्योन्य क्रिया करती है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर के उसके बाद में परिवर्धन होता है, परिवर्धन के बाद में अभिसूचन होता है, अभिसूचन के बाद में क्या होता है, अभिसारण होता है। तभी तो ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। जब ये ऊर्जा आ ही नहीं रही है तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके जो तीनों लक्षण है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक तो तरंग दैर्घ्यता या दैर्ध्य कम होता है, दूसरा है भेदन क्षमता क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है, और तीसरी इसकी विशेषता है ये वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, वायुमंडल में ही अवशोषण होना। ठीक है ना, ये तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में एक्स किरणों की बात करते हैं। किरण के दो, तरंग के दो, रेज के दो। इसकी जो ये वेवलेंथ है वो है 0.03 से 30 नैनोमीटर तक। ठीक है ना। इसकी भी ये विशेषता रहेगी, एक तो वायुमंडल में अवशोषण हो जाएगा, वायुमंडल में अवशोषण हो जाएगा तो ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचेगी, और सुदूर संवेदन में इसका कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तो वायुमंडल में अवशोषण हो जाएगा, और दूसरी है कि सुदूर संवेदन में इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। ठीक है ना।
ये दोनों बातें हैं इसकी। एक्स किरणों के बाद में आ जाता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण, इन दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर में होती है और इसकी वेवलेंथ रहेगी वो माइक्रोमीटर में रहेगी। तो इसकी वेवलेंथ कितनी रहती है? 0.03 से 0.4 माइक्रोमीटर। ये जो निशान होता है किसका होता है? माइक्रोमीटर का। ठीक है ना। इसकी क्या खास विशेषता है? इसकी एक तो खास विशेषता ये है कि पराबैंगनी किरणें जब हम पढ़ते ही हैं कि पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषण हो जाता है, इसका मतलब ये धरातल पे नहीं पहुंचती है। लेकिन कितने तक की? 0.3 तक की। जिन पराबैंगनी किरणों की वेवलेंथ 0.3 है उनका तो अवशोषण हो जाएगा और उसका आगे वाला पार्ट है उसको भेजते हुए धरातल पे पहुंच जाएगा, जो कि हम आगे इसको फोटोग्राफिक पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक तो खास विशेषता है कि ये ओजोन परत के द्वारा इसका अवशोषण हो जाएगा। उसके अलावा इसको पराबैंगनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम दृश्य प्रदेश पढ़ेंगे, दृश्य प्रदेश में हम पढ़ते हैं एक विबजोर की जो घटना है उसमें जो ये वायलेट जो कलर होता है उसके नीचे का जो भाग होता है किसका? स्पेक्ट्रल प्रदेश का। उसका नीचे का भाग है स्पेक्ट्रल प्रदेश का और उसकी वेवलेंथ क्या है? छोटी है। तो उसको हम किस प्रदेश के नाम से जानेंगे? इसमें पराबैंगनी की किरणों के नाम से जानेंगे उसको। ठीक है ना। तो ये एक इसकी विशेषता है। एक तो इसकी हो गई कि 0.3 माइक्रोमीटर तक है तो इसका तो क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। और एक अगर बैंगनी कलर के जो नीचे हैं, बैंगनी कलर के नीचे और वेवलेंथ क्या हो? छोटी हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? पराबैंगनी किरण प्रदेश कह देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में फोटोग्राफिक पराबैंगनी या फोटोग्राफ के दो इसको। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर। इसकी क्या खास विशेषता होती है? इसकी यही खास विशेषता होती है कि ये जो फिल्म और जो फोटो संसूचक होते हैं ना उनके लिए थोड़ा बहुत योग्य है। इसका मतलब संवेदन इनमें सेंसर थोड़ा बहुत इनकी ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और थोड़ा बहुत इसका सुदूर संवेदन में योगदान रिमोट सेंसिंग में रह जाता है। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद में ले लो दृश्य प्रदेश, विजिबल रीजन। इसकी जो वेवलेंथ है तरंग दे रहता है वो है 0.4 से 0.7, वही इसमें माइक्रोमीटर। ठीक है ना। ये प्रदेश थोड़ा सा खास माना जाता है क्योंकि दृश्य प्रदेश है, ये आंखों से दिखाई देता है। ठीक है ना। इसकी खास विशेषता क्या है? एक तो फिल्म में और एक फोटो में, इनके लिए जो संसूचक लगे होते हैं उनके लिए ये संवेदन करने के लिए ठीक मानी जाती है, या दृश्य प्रदेश उसके लिए संवेदन दृश्य प्रदेश में ये क्रिया होती है। ठीक है ना। संसूचक इसमें फिल्म और फोटो संसूचक के लिए थोड़ा सा आदर्श माना जाता है कि इसमें आराम से ये प्रक्रिया कर लेगा। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता, इसमें जब हम बैंगनी कलर के बाद में जैसे विबजोर जो है इसमें जो ये ग्रीन कलर है ना, हरा वाला, इसकी परावर्तनशीलता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जो हरा बैंड होता है जिसकी परावर्तनशीलता ज़्यादा होती है वो कहाँ पर स्थित होता है? इस दृश्य प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है।
उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है अवरक्त प्रदेश या इंफ्रारेड रीजन। इसकी जो वेवलेंथ या तरंग दे देता है वो है 0.7 से 100 माइक्रोमीटर के रूप में। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इसके लक्षण की, तो देखो इसमें कितना डिफरेंट है, कितना अंतर है। एक तो एक हिस्से का अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर ये रेंज आती है इंफ्रारेड, अगर उसका वेवलेंथ 0.7 है, और एक दूसरे प्रदेश में आती है जिसका वेवलेंथ कितना 100 है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ में अंतर ज़्यादा है। अगर वेवलेंथ में अंतर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये पृथ्वी के धरातल के अगर संपर्क में आएगी, वस्तुओं के संपर्क में आएगी, तो उनके साथ में, पदार्थों के साथ में अन्योन्य क्रियाओं में भी क्या होगा, इसमें अंतर होगा। तो अन्योन्य क्रिया में अंतर आता है इसमें, किस कारण? वेवलेंथ में अंतर होने के कारण। अन्योन्य क्रिया में अंतर। उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, परावर्तित अवरक्त बैंड कह दो इसको, या फिर इसको निकट अवरक्त बैंड कह दो। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक। कितनी होती है? 3 माइक्रोमीटर तक होती है। 0.7 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक। इसका जो मुख्य लक्षण क्या है, इसमें तापीय लक्षणों की जो सूचना होनी चाहिए हमारे को प्राप्त, वो इससे नहीं होती, उससे आगे वाले बैंड से होती है। तभी तो हम कहते हैं ना उसको तापीय अवरक्त बैंड या मध्य अवरक्त बैंड। तो ताप से संबंधित जो लक्षणों से संबंधित जो सूचना प्राप्त होगी वो हमारे को इससे नहीं होगी। तो इसको लिख लो थोड़ा सा, तापीय लक्षणों वाली सूचना प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये थोड़ा सा जो फिल्म या इसको नाम दे दो फोटो संवेदन नाम दे दो या फिल्म नाम दे दो, उनके लिए थोड़ा सा संवेदन है या संवेदनशील है। यहाँ पर ये फिल्म के रूप में आंकड़े प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। तो फिल्म के लिए संवेदन है, फोटो खींचे आराम से खींची जा सकती है इस रेडिएशन में। ठीक है ना, वहाँ ये आराम से काम में कर लेता है। उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट रह जाएगा हमारा तापीय अवरक्त बैंड। जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर तक। इसके साथ ही एक और होता है मध्य अवरक्त बैंड के नाम से, जिसको हम जानते हैं। मध्य अवरक्त बैंड। ठीक है ना। मध्य अवरक्त बैंड की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 8 से 14 माइक्रोमीटर। तो 8 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में इनकी वेवलेंथ होती है। इन दोनों का अगर हम बात करें इस प्रदेश का, तो कोई ज़्यादा खास लक्षण नहीं है। ये फिल्म के लिए असंवेदनशील है, यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता। असंवेदनशील वाला ये प्रदेश है। ठीक है ना। तो ये इसमें काम नहीं कर सकता। उसके बाद में जो मुख्य काम में आता है इसमें, अगर हम बात ही करें इनके स्पेक्ट्रल प्रदेशों की, तो जो लघु तरंग प्रदेश है, जिसको सूक्ष्म तरंग प्रदेश भी कह दो या माइक्रोवेव लेंथ कह दो अंग्रेजी में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लघु तरंग प्रदेश रिमोट सेंसिंग के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.1 से
100 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है ना। अब इसकी जो खास विशेषता है, इसका जो खास लक्षण ये है कि एक तो मौसम से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। मौसम से संबंधित चाहे कोई भी घटना हो, वर्षा हो, बादल हो या फिर कोहरा हो, वहाँ पर ये आराम से उसको भेद करके उसमें प्रवेश कर सकती है या उसको पार करके धरातल पर पहुँच सकती है। पार करने के बाद में ये क्या करती है, जाहिर सी बात है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसकी तरंग की जो लंबाई है वो ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा होने के कारण इसमें दोनों प्रक्रियाएं होगी या दोनों विधियाँ ही होगी। सुदूर संवेदन की दो विधियाँ होती है ना डाटा कलेक्ट करने की, एक तो कौन सी, निष्क्रिय विधि और एक सक्रिय विधि। तो ये दोनों में काम करेगी, निष्क्रिय में भी काम करेगी और सक्रिय में भी काम करेगी, ठीक है ना। निष्क्रिय सक्रिय में दोनों में से ये इमेज को आराम से प्राप्त कर सकती है। तो इसमें ले लो, एक तो प्रतिबिंब को आराम से प्राप्त कर सकती है, की प्राप्ति आराम से कर लेगी, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, कोई भी मेथड हो, दोनों में ये काम करेगी और आराम से उसका प्रतिबिंब प्राप्त कर लेगी। उसके अलावा रडार भी यहाँ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो भी इसके लक्षण है वो आराम से अच्छी तरीके से याद कर लेना। हो सकता है इनके लक्षणों से संबंधित क्वेश्चन आए तो आराम से यहाँ से आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो लास्ट बचता है हमारा इसका, वो है रेडियो प्रदेश। ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक नहीं है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें फैक्चुअल है, तो ये फैक्चुअल ही याद करनी है इनको। जो क्रिया थी हमारी की एक प्रोसेसिंग थी कि सुदूर संवेदन में कैसे आंकड़े प्राप्त करते हैं, वो उनको तो हमने जिक्र के रूप में पहले एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है ना। तो इनके थोड़े फैक्चुअल डाटा है तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसका मतलब हो जाता है से अधिक। इसकी क्या खास विशेषता है भाई, जो उपग्रह प्रणालियां हैं, जैसे सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हो, चाहे भूस्थितिक उपग्रह हो, चाहे ध्रुवीय कक्ष प्रणाली वाले उपग्रह हो, इसमें इस जो प्रदेश में है वो कौन से उपग्रह काम करेंगे, जियो स्टेशनरी भूस्थितिक उपग्रह काम करेंगे, ठीक है ना। और भूस्थितिक उपग्रह जब काम करेंगे तो एक तो क्या होगा, वाणिज्य प्रसारण होगा, वाणिज्य प्रसारण, ये कह दो जो संचार की जो गतिविधियां होगी ना वो इसी प्रदेश से होगी। और उसके बाद में जो मौसम से संबंधित जो भी हमारे को जानकारी चाहिए ना, वो इसी प्रदेश से ये उपग्रह है वो रेडिएशन के रूप में काम करके हमारे को सूचना देंगे, ठीक है ना। तो ये इनके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश थे। अब इसमें से देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। अभी जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था इससे संबंधित, उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से इनका क्रम ही पूछा था कि अवरोही क्रम है या अवरोही क्रम के बारे में पूछा था, ठीक है। तो अब अवरोही क्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अवरोही क्रम का सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम की ओर, घटते क्रम की ओर। अवरोही क्रम का क्या मतलब हो जाता है, घटते क्रम की ओर। इसका मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाली हम स्टार्टिंग में लेंगे और कम वेवलेंथ वाली लास्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो इनका एक तो क्रम भी याद रहना चाहिए, सबकी वेवलेंथ याद रहनी चाहिए, तब हम उस प्रकार के क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी याद रहना चाहिए, बड़ा कंफ्यूज करता है ये शब्द, अवरोही और आरोही, ठीक है ना। ये तो किस रूप में है, घटते क्रम में रहता है और ये बढ़ते क्रम में रहता है, ठीक है ना। तो हमारे को कितनी सारी चीज़ें याद करिए तब जाकर के एक क्वेश्चन ठीक होता है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से इनका क्रम भी, क्रम के साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को याद है, इनकी वेवलेंथ अगर हमारे को याद है, तो हम आराम से असेंडिंग पूछे चाहे डिसेंडिंग पूछे आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़, एक अगर ये चीज़ याद रहेगी तो एक मैचिंग का क्वेश्चन भी आता है, सुमेलित कीजिए, जिसमें 2 3 4 प्रदेशों का नाम आ जाता है और इधर उनकी वेवलेंथ आ जाती है कि कौन से प्रदेश की वेवलेंथ कितनी है। तो वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लेना, ताकि वहाँ अगर इस हिसाब का क्वेश्चन आता है तो वो भी क्लियर कर दो। अगर किसी प्रदेश का कोई लक्षण पूछा जाता है, अगर सुमेलित करके पूछा जाता है, तो अगर सारे लक्षण याद रहेंगे तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। किसी हाँ पूछते रहते हैं, एक अच्छा पार्ट है ये, रिमोट सेंसिंग में क्वेश्चन पुटअप करने का अच्छा पार्ट है।
पिछली बार जो हमारे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हुआ वहाँ भी तो ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सी जो वेवलेंथ वाली है प्रदेश है वो हम रिमोट सेंसिंग में काम में लेते हैं। वो तो थोड़ा सा जब हम इन चीज़ों के बाद में आगे जिक्र करेंगे डायग्राम के द्वारा या चार्ट के द्वारा, तो वहाँ और चीज़ें क्लियर हो जाएगी कौन कौन सी हम काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इसके साथ में ही थोड़ा सा हम इसको एक चार्ट के माध्यम से और देख लेते हैं। चार्ट के माध्यम से इसलिए ले रहे हैं ताकि आप आराम से इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। अगर स्टार्टिंग करते हैं हम तो गामा, गामा के बाद में एक्स, एक्स के बाद में पराबैंगनी यानी यूवी अल्ट्रावायलेट, और उसके बाद में हमारा दृश्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंफ्रारेड यानी अवरक्त वाला अवरक्त प्रदेश आ जाता है। उसके बाद में लघु तरंग प्रदेश आ जाता है और लास्ट में रेडियो प्रदेश आ जाता है। और यहाँ बीच में क्या रहता है, दृश्य प्रदेश, जिसमें हम विबग्योर या विबग्योर जो भी आप पढ़ो उसको, ये प्रक्रिया रहती है इसकी। ठीक है ना। यहाँ से तो शुरुआत होती है और यहाँ तक ये जाती है। ये तो है ना हमारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रदेश। अब इसके एक एक मतलब देख लो। वॉयलेट यानी बैंगनी कलर, उसके बाद में इंडिको, उसके बाद में ब्लू कलर, ब्लू के बाद में ग्रीन कलर, ग्रीन के बाद में येलो कलर, फिर उसके बाद में ऑरेंज, और लास्ट में बच जाता है हमारा रेड यानी लाल कलर। ठीक है ना। अब इसमें देखो, बैंगनी कलर से नीचे वाले जितने भी विद्युत चुंबकीय प्रदेश है वो भी हमारे को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इस लाल कलर के ऊपर वाले प्रदेश भी हमारे को आंखों से दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये प्रदेश किस प्रकार के रहेंगे, अदृश्य प्रदेश रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आंखों से नहीं दिखाई देते थे, इनको किस में काउंट करेंगे, अदृश्य प्रदेश में काउंट करेंगे। ये भी अदृश्य प्रदेश है और ये भी अदृश्य प्रदेश है। तो एक तो ये बात होगी कि बैंगनी कलर के नीचे वाले जितने भी जो स्पेक्ट्रल प्रदेश है वो आंखों से नहीं दिखाई देते, और रेड कलर के ऊपर वाले भी आंखों से नहीं दिखाई देते। इसका मतलब ये दोनों साइड वाले हैं वो अदृश्य है, और बीच वाला हमारा है वो दृश्य प्रदेश है। इंडिगो, इंडिगो के नाम से जाना जाता है। अगर थोड़ा सा अगर हम बात करें ना, तो ये बैंगनी है ना, बैंगनी से हल्का सा थोड़ा सा मान लो, ब्लू से थोड़ा सा गहरा और बैंगनी से थोड़ा सा हल्का कलर। अच्छा, इसने पेन रखा है ना इंडिगो कलर है ना। ये नहीं पूछेंगे कि इंडिगो कलर कौन सा है, इसमें ये पूछेंगे आपसे कि बैंगनी से जो नीचे वाला है वो अदृश्य प्रदेश है, और जो लाल वाला है वो क्या है, अदृश्य प्रदेश है। बीच में एक ही भाग है जो दृश्य प्रदेश है। इसकी एक का किसमें से, इनमें से ये अवरक्त भी नहीं दिखाई देता, लघु तरंग भी नहीं दिखाई देता, रेडियो भी नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा गामा भी नहीं दिखाई देती, एक्स भी नहीं दिखाई देती, पैराबैंगनी भी नहीं दिखाई देती। कलर तो सारे दिखाई देते हैं। अरे अंदर इंद्रधनुष बनता है, उसमें क्या होता है, सारे कलर ही तो दिखाई देते हैं। ये तो है, दिखाई क्यों नहीं देंगे, ये तो है ही दृश्य प्रदेश। किसमें, वो हम बात करेंगे ना आगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। भाई इनका ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा जो परावर्तन होता है, परावर्तनशीलता होती है, वो मैंने किसकी बताई थी, हरे बैंड की बताई थी। ठीक है ना। तो जो चीज़ें हरियाली होगी उनका क्या होगा, सुदूर संवेदन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। बाकी जो कलर है वो जैसे जैसे वो डाटा को कैप्चर करेगा, पृथ्वी के धरातल के साथ में अन्योन्य क्रिया करेगी, परावर्तन होगा, उस हिसाब से इनका रिमोट सेंसिंग में यूज हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इसके बाद में आगे पूछ लेना, थोड़ा सा पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका पहला स्टेप हो गया कि बीच वाला सिर्फ दर्शय प्रदेश है और दोनों साइड के इसके अदर्शय प्रदेश रहेंगे। उसके बाद की बात, रिमोट सेंसिंग में सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही काम में लिए जाता है मुख्यतः, दर्शय, अवरक्त और लघु। एक तो दर्शय और एक अवरक्त और एक लघु वाला, ठीक है ना। इसका यूज में नहीं होता, इसका यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि रेडियो जो स्पेक्ट्रल वाला जो प्रदेश है वो कौन से उपग्रहों में काम में लेते हैं, भूस्थितिक उपग्रहों में, जियो स्टेशनरी उपग्रह। और जियो स्टेशनरी के जितने भी उपग्रह है वो सुदूर संवेदन में काम में नहीं लिए जाते। इसका मतलब ये भी यूज में नहीं होता, ये तीन यूज में होते हैं इनके, और ये भी यूज में नहीं होता। क्यों नहीं उपयोग में लिया जाता इनको, क्योंकि ये तो पृथ्वी पर पहुंचते ही नहीं है, ऊपर ही अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके दर्शय प्रदेश, अवरक्त प्रदेश और लघु प्रदेश, ये तीनों तो रिमोट सेंसिंग में यूज होते हैं, बाकी रेडियो नहीं होता क्योंकि ये भूस्थितिक उपग्रहों में यूज होता है, और भूस्थितिक उपग्रह है वो अपने रिमोट सेंसिंग में काम में नहीं लिए जाते। तीनों का इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये धरातल पर पहुंचते ही नहीं है, ठीक है ना। तो उपयोग में लेने वाले तीन, और धरातल पर भी तीन कौन से नहीं पूछते हैं वो, गामा नहीं पहुंचता है, एक्स नहीं पहुंचता है, और पराबैंगनी भी नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी, ये जितने भी फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, कौन से काम में लेते हैं, कौन से धरातल पर नहीं पहुंचते हैं, उनसे अच्छी तरीके से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना था आपकी बार, जो आपका स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन बना था ना, वेवलेंथ दे रखी थी, अगर जिसको पता है कि दर्शय प्रदेश, अवरक्त प्रदेश और लघु तरंग वाला प्रदेश अगर काम में लेते हैं तो उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पा रहा था। क्योंकि इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे ये प्रदेश तो उनकी वेवलेंथ भी पढ़ ली थी, जिसको वेवलेंथ याद है, जिसको प्रदेश याद है, ये याद है कि ये यहाँ काम में लेते हैं, ये नहीं पहुँचते हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, इसमें दो प्रदेशों का जिक्र किया जाता है, एक तो प्राकृतिक तरंग दैर्ध्य वाले का, और दूसरा है लघु तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। इसमें कहाँ तक सम्मिलित करते हैं हम वेवलेंथ वाले पार्ट में, 0.3 से 16 माइक्रोमीटर तक का इसमें ये सम्मिलित करते हैं। इसमें जितने भी जो रीजन रहेंगे उन सबको हम किस नाम से जानेंगे, प्राकृतिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रदेशों के नाम से जानेंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो इसमें जो मुख्यतः है दर्शय आ जाएगा, और एक आ जाएगा अवरक्त वाला। अब अवरक्त प्रदेश के भी हमने अलग अलग जो पार्ट पढ़े थे ना, जैसे कि प्रावर्तित अवरक्त बैंड, निकटवर्ती अवरक्त बैंड, उनका जो वेवलेंथ कितना होता है, 0.7 से 3 तक होता है, 3 तक होता है, ठीक है ना। तो वो वाले भी तो इसमें ही काउंट होंगे ना, क्योंकि हम कहाँ तक ले रहे हैं, अधिकतम 16 तक काम में ले रहे हैं। उसके बाद वाला जो है, चाहे तापीय अवरक्त बैंड कर दो उसको या मध्य अवरक्त बैंड कर दो, अधिकतम 14 तक जाता है, तो यहाँ तो हम 16 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अवरक्त के साथ में प्रावर्तित अवरक्त बैंड कर दो या निकटवर्ती अवरक्त बैंड कर दो, तापीय अवरक्त वाला, और इसके साथ साथ में मध्य अवरक्त वाले, सारे के सारे इसके पार्ट है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि 14 तक हम पढ़ते हैं और यहाँ तक हम बात करें 16 तक वाले पार्ट, ठीक है। इसके साथ में ही लघु तरंग वाला कितने तक का मानते हैं हम, 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वाला पार्ट, ठीक है ना। और इसमें जो मुख्यतः जो काम करता है वो कौन करता है, रडार काम करता है इस प्रदेश में, ठीक है ना। तो प्राकृतिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रदेश और लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रदेशों में
कितनी जो वेवलेंथ वाला पार्ट सम्मिलित होता है, कौन कौन से इसमें स्पेक्ट्रम वाले जो प्रदेश है, स्पेक्ट्रल प्रदेश सम्मिलित होते हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर लघु तरंग दैर्ध्य वाले की कितनी वेवलेंथ है, और इसमें कौन काम करता है, रडार काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद में ठीक है ना, इसके बारे में तो होगी ना पूरी। उसके बाद में हम तीसरा ले लेते हैं, पृथ्वी की धरातल के साथ में ऊर्जा का अन्योन्य क्रिया, जो कि हमारा इसमें रिमोट सेंसिंग की तीसरी स्टेज है वो। ठीक है ना, तीसरी स्टेज क्या रहेगी, पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया। ठीक है, जब ऊर्जा संचरण करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है तो वस्तुओं के साथ में क्या करती है, वो अन्योन्य क्रिया करती है, इंट्रैक्शन करती है। तो कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं करती है इसमें, अवशोषण होता है, परावर्तन होता है, परिकिरणन होता है, पारगमन होता है, और उत्सर्जन होता है। ठीक है ना, लेकिन ये किस हिसाब से करेगी, जिस हिसाब से धरातल की संरचना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सब जगह फ्लैट ही मिलेगा या सब जगह धरातल ही धरातल मिलेगा। कई जगह जल वाले क्षेत्र आएंगे, कुछ वाले वन वाले क्षेत्र आएंगे, कुछ वाले क्या रहेंगे, बर्फीले क्षेत्र रहेंगे। तो सब जगह ये क्या करेगा, अन्योन्य क्रिया अलग अलग करेगा। ठीक है ना, तो इसमें जो हम मुख्य देखते हैं, जो क्रिया देखते हैं, वो देखते हैं परावर्तन की। ठीक है ना, परावर्तन में क्या है, जितनी ऊर्जा आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है। इसका मतलब उसका नहीं तो अवशोषण होता है और नहीं वो प्रकीर्णन के रूप में खर्च होती है। सीधी इस परावर्तन की प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा परावर्तन से आ रही है उतनी वापस से जा रही है, जितनी आ रही है परावर्तन के माध्यम से जा रही है वो। ठीक, इसमें भी जो परावर्तन पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे धरातलीय परावर्तन। धरातलीय परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नियमित, नियमित परावर्तन, जिसको क्या कहते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा हो जाता है विसरित। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, अब इन दोनों में क्या फर्क है, नियमित परावर्तन में और विसरित परावर्तन में। अब जैसे नियमित अगर परावर्तन की हम बात करते हैं तो ये परावर्तन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होता है जहाँ पर जो धरातल का जो लेवल है वो एकदम कैसा हो, समतल हो। समतल होने के साथ साथ में उसमें क्या होनी चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, निष्कोण होना चाहिए, वो स्मूथनेस होनी चाहिए। अगर वहाँ पर ये, अगर धरातल का कोई ऐसा भाग है तो वहाँ पर किस प्रकार का परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा, और इसी में ही परावर्तन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में विसरित वाला, विसरित वाले में क्या होता है कि जो धरातल है वो कहीं उबड़ खाबड़ होगा, उबड़ खाबड़ होने के साथ साथ में खुरदरा होगा, यानी रफ होगा वो। अगर वहाँ पर अगर ऐसा धरातलीय कोई भाग है तो वहाँ पर जो परावर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। और इसमें थोड़ा सा परावर्तन है वो जो हम पढ़ते हैं ना, कई बार विसरित परावर्तन हो जाता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जाता है, बीच में बट जाता है, उसको डिफ्यूज हो जाता है वो। ठीक है ना, तो ये वाली प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित है। बाकी ज़्यादा अन्योन्य क्रिया में कोई खास बात है नहीं जो रिमोट सेंसिंग के यूज से अपने क्वेश्चन पुटअप हो। ठीक है ना, और उसके बाद में कल पढ़ लेंगे चौथी वाली यूनिट। ठीक है ना, कितना टाइम हो गया एक बार,
ठीक है, तो फिर कल पढ़ लेंगे। चौथी वाली जो प्रक्रिया रहेगी हमारी क्या रहेगी, परावर्तन, और उत्सर्जित ऊर्जा का क्या करेंगे हम, वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे, भेज देंगे कल उसको, ठीक है ना।